5 जून 2024 को हैदराबाद के एक थाने में एक मंदिर के पुजारी अपने भांजे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और फिर जब इस मामले की जांच आगे बढ़ती है तब ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिसे देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। घर के कुछ अपने लोग ही दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरुंगति अप्सरा मर्डर की पूरी कहानी, और आखिर लड़की ने ऐसा क्या कांड किया था जिसके मरने के बाद लोग एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। ये मामला 5 जून 2023 को सबसे पहले पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब सब अपने अपने काम में बिजी थे तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुजारी आता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अय्यागरी साई कृष्णा बताता है, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी। अय्यागरी पुलिस वालों को बताता है कि आज से 2 दिन पहले यानी 3 जून 2023 के रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगति अप्सरा को ड्रॉप किया था और उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। और फिर मैंने अपने भांजी को वहां पर ड्रॉप कर अपने घर चला गया। और फिर जब थोड़ी ही देर बाद उसके फोन पर कॉल किया तब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ तक कि काफी इंतजार करने के बावजूद भी कुरुंगति का मोबाइल फोन स्विच ऑन नहीं हुआ। अप्सरा के कई दोस्तों से पूछने के बावजूद भी कहीं से भी अप्सरा की जानकारी नहीं मिल पाई। अय्यागरी खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की की गायब होने की थी, इसलिए पुलिस वाले तुरंत ही हरकत में आते हैं और अपनी काम करनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के सामने अय्यागरी ने यह बयान दिया था कि आखिरी बार उसी के साथ उसकी भांजी गई थी, इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले अप्सरा के मां से मिलते हैं। और पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अय्यागरी के साथ ही गई थी। इस पर अप्सरा की मां सहमति जताती है। जैसा कि अय्यागरी ने बयान दिया था कि 3 जून के रात को ही उसने अपने भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था और फिर वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां पर उसका दोस्त इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अय्यागरी द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन पर मार्क करते हैं। और इस बीच वह रास्ते में मौजूद सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। अय्यागरी द्वारा बताए गए पिकअप से लेकर कुरुंगति को ड्रॉप करने तक की दूरी 21 किलोमीटर थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को मालूम पड़ती है कि इस 21 किलोमीटर के दूरी में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की की पता लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि पुलिस वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से जांच करें, जिसके बाद जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के नजदीक मिली एक सीसीटीवी से होती है। घर के पास लगी हुई सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तब उसमें ये मालूम पड़ती है कि कुरुंगति अप्सरा अपने मामू के साथ जा रही है। इस कारण अय्यागरी का ये बयान सच साबित हो जाता है कि आखिरी बार कुरुंगति उसी के साथ गई थी। और अब पुलिस वाले अय्यागरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात सोचते हैं और फिर उस इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी सीसीटीवी फुटेज में अय्यागरी कुरुंगति को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले जांच को बढ़ाते हुए अय्यागरी के बताए गए और लोकेशन पर जाते हैं और वहां पर भी मौजूद सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं, मगर कहीं पर भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि अय्यागरी ने अपनी भांजी को कहीं भी ड्रॉप किया है। और फिर जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाती है तब पुलिस वाले एक बार फिर से अय्यागरी से पूछताछ करने की ही बात सोचते हैं। और फिर जब इस मामले में दूसरी बार अय्यागरी से बातचीत की जाती है तब वह इस बार घबरा जाता है और दूसरी ड्रॉप लोकेशन बताने लगता है। मतलब कि अब अय्यागरी ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। और फिर जब अय्यागरी का बयान बदलने लगता है तब पुलिस वालों को उस पर शक होने लगता है और अब पुलिस वाले उससे गहराई से पूछना शुरू करते हैं। और फिर जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है अय्यागरी नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान को बदलना शुरू कर देता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करने शुरू करते हैं तब अय्यागरी सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। फिर जब पुलिस के सामने अय्यागरी अपनी सच्चाई बताता है तब सभी पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं।
अय्यागरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपने भांजी को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि वह उसे मार दिया है। अय्यागरी बताता है कि 3 जून की रात को वह घूमने जाने के बहाने अपने भांजी को अपने कार में बैठाता है और फिर वह शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान पहाड़ी पर लेकर चला जाता है। और फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर इसी बीच अय्यागरी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मार देता है। यहाँ पर अय्यागरी एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने भांजी के चेहरे पर पत्थर मार मार कर बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। और फिर उसकी जान लेने के बाद अय्यागरी को उसकी लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है, इसलिए वह कुरुंगती के लाश को एक प्लास्टिक में लपेटता है और फिर उसे कार की डिक्की में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जहाँ पर लाश को अच्छी तरह से जलाया जा सके। और फिर वह इस तलाश में एक और सुनसान जगह पर जाता है और अपनी कार खड़ी कर लकड़ी की तलाश करने लगता है, मगर उसको एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिल पाती है और इस कारण उसे पकड़े जाने की डर भी सताने लगता है। इसलिए वह लाश को जलाने के बजाय अब दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। और फिर वह लाश को अपनी कार के डिक्की में ही रखकर कुछ देर तक अपने घर के पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर वह मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां पर वह पुजारी के तौर पर काम किया करता था। और इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था और इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैन होल था। और फिर इसी के बाद सभी ओर सन्नाटा देखकर अय्यागरी अपने कार को उस मैन होल के पास ले जाता है और फिर वह अपनी भांजी के लाश को उस मैन होल के अंदर डालकर उसकी ढक्कन को बड़ी ही अच्छी से बंद कर देता है और कोई कभी भी इस लाश के पास न पहुंच पाए, इसलिए अय्यागरी उस मैन होल के ऊपर 2 ट्रक मिट्टी भी डलवा देता है। 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद भी अय्यागरी अगले दिन ये नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन होल से आ रही है, इसलिए फिर वह मिट्टी को हटाकर मैन होल के ऊपर सबसे पहले अच्छी तरह से बालू और सीमेंट का प्लास्टर करवाकर अच्छी तरह से ढक देता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, जिसके बाद अय्यागरी को यह लगने लगता है कि वह इस लाश को सही ठिकाने पर लगा दिया है और कभी भी वह अब पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी, वह यह थी कि अय्यागरी की बहन यह जानती थी कि आखिरी बार अय्यागरी उसकी बेटी को लेकर गया है, इसीलिए किसी को शक न हो, इसलिए खुद ही अय्यागरी पुलिस स्टेशन जाकर अपने भांजे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। जिसके बाद अब पुलिस वाले हत्या के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं और फिर जब वह अय्यागरी से हत्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यागरी कुछ और ही चौंका देने वाली खुलासा करता है। अय्यागरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागरी पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और फिर इसी बीच वह दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन अय्यागरी को ये मालूम पड़ती है कि अप्सरा अब गर्भवती है। प्रेग्नेंट की खबर सुनने के बाद अब अप्सरा बोलती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा और तुम जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो, मगर अय्यागरी की यह समस्या थी कि उसकी शादी कई साल पहले किसी दूसरे लड़की से हो चुकी थी और उसका 2 बच्चा भी था और ये बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह बार बार अप्सरा को समझाने की कोशिश करने लगता है। इस पर अप्सरा बोलती है कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, जो कि अप्सरा और अय्यागरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी अय्यागरी शादी से इनकार करने लगता है। और फिर इस बीच अय्यागरी के समझाने के बाद अप्सरा अबॉर्शन करवा लेती है और फिर अबॉर्शन के बाद भी वह लगातार अय्यागरी पर शादी करने की दबाव बनाने लगती है, इसलिए अय्यागरी अब खौफनाक प्लान बनाने लगता है और फिर इसी बहाने 3 जून की रात को वह अप्सरा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकलने के बहाने उसे सुनसान पहाड़ी पर ले जाता है और फिर वहां पर इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर काफी बहस होती है। और फिर इसी बीच अय्यागरी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या हो जाती है। और फिर इस खुलासे के बाद अय्यागरी को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेज दी जाती है और फिर पुलिस जांच में अय्यागरी का इंटरनेट सर्च और हिस्ट्री भी सामने आती है, जिससे मालूम पड़ती है कि अय्यागरी ने अप्सरा की हत्या करने से पहले काफी बार उसने इंटरनेट पर इंसान के मारने को सर्च किया था।
और फिर सभी पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले की खुलासा करते हैं और फिर एक मामा भांजी की अवैध रिश्ते बाहर निकलते ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर देती है और फिर आसपास के राज्य के अखबारों में भी इस खबर को फैला दी जाती है। और फिर जब एक खबर तमिलनाडु पहुंचता है तब अप्सरा को लेकर एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। दरअसल ये खबर जब मीडिया के द्वारा तमिलनाडु में रह रही धनलक्ष्मी के पास पहुंचती है तब वह मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाली खुलासा करती है। दरअसल वह औरत यह बताती है कि इस आदमी ने जिस लड़की की हत्या की है दरअसल वह उसकी बहू है और इसी के कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। और फिर आगे जब इसकी छानबीन की जाती है तब मालूम पड़ती है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक आर्यन एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां से उसे सैलरी के तौर पर काफी अच्छी रकम मिलती थी। कार्तिक के मां के खुलासे के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां भी उसके साथ रहने चली आती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे के पैसे पर ऐश करनी शुरू कर देते हैं और ये दोनों रोज दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं और आए दिन कार्तिक पर शॉपिंग कराने की दबाव डालने लगती है। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसों से महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मगर जब अप्सरा और उसकी माँ खर्चे बढ़ाती जाती है तब कार्तिक की स्थिति भी डगमगा जाती है और फिर वह अपनी सासू माँ और बीबी की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए 25 लाख का लोन भी ले लेता है। कार्तिक की मां के अनुसार कार्तिक के इस पैसे को भी वो माँ बेटी मिलकर खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद भी ये लोग कार्तिक पर ज्यादा पैसे देने की दबाव बनाने लगते हैं। मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और फिर वह पैसे देने से मना करने लगता है और फिर जब कार्तिक पैसे देने से मना करता है तब अप्सरा की मां के कहने पर वो लोग उसके घर पर दहेज उत्पीड़न की केस दर्ज करवा देते हैं। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसको जेल में डाल देते हैं। और फिर 15 दिन बाद जब बेल मिलने पर कार्तिक जेल से बाहर आता है तब समाज में उसे काफी ताने सुनने को मिलते हैं और फिर इसी शर्मिंदगी के कारण कार्तिक अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और फिर जब कार्तिक की मौत की खबर अप्सरा और उसकी मां को मिलती है तब ये दोनों चुपचाप ज्वेलरी और पैसे लेकर रातों रात ही हैदराबाद चले आते हैं और फिर कोई भी इन दोनों से संपर्क न कर पाए इसलिए ये दोनों अपना पुराना सिम फेंक कर नया सिम छुड़वा लेते हैं और फिर यहीं पर रहते रहते अय्यगरी और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ती है और फिर ये नजदीकियां अप्सरा की जान लेने पर ही खत्म होती है। जब अप्सरा और उसकी मां पर फर्जी केस उत्पीड़न दर्ज करवाने और उनके कारण एक मासूम की जान जाने की बात सुनकर लोग अप्सरा के साथ हुए इस घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाले अय्यगरी सलाखों के पीछे बंद है और अभी भी एक केस अदालत में ही चल रही है। अब आने वाले समय में अदालत अय्यगरी को क्या सजा देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपके अनुसार अय्यगरी को क्या सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।